का मैंने डेवलपमेंट का वर्जन अपलोड किया। आप में से कोई बंदा चाहे तो अपने प्रोजेक्ट के तौर पे लिटरेचर सर्वे पूरे का पूरा दे सकता है 1.3 के एक्विजिशन का, एक या फिर आप सर्विसेज का। 2 प्रोजेक्ट से पोटेंशियली हो सकते हैं, लेकिन जो बंदा लिटरेचर सर्वे देगा उसको उसका ज़्यादा फोकस मेरा प्रेजेंटेशन की तरफ होगा, जहाँ पे आपने इन गुड हाफ एन आवर में भी पूरी क्लास को एक्विजिशन सीएमएमआई का पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और उसका टॉपिक मैं आपको खुद बताऊंगा कि क्या होना चाहिए है क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन इस एरिया से रफली, इससे और इस एरिया से रफली कोई ना कोई बात कर सकता है। आईपीपीडी के ऊपर थोड़ी सी कोई बात कर सकता है प्रोजेक्ट्स में अगर करना चाहे तो जी। जो आप बता रहे हैं ये इंडिविजुअल होगा, एक्विजिशन अभी तक मैंने ये डिसाइड नहीं किया वैसे, लेकिन अगर आप एक्विजिशन और सर्विसेज और आईपीपीडी पे कर रहे हैं तो 2-2 बंदों से ऊपर का ग्रुप नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरे का पूरा सीएमआई का एक्विजिशन पढ़ना सिर्फ 2 बंदों का काम है। वरना अगर 4 बंदे हुए तो फिर मुझे पता है उसमें फिर एफर्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैं अगली चीज जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है TQM। जब आप TQM पढ़ते हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट पर्टिकुलरली, और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के स्टूडेंट होके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हम TQM पढ़ते हैं, तो आपको बहुत ही आसान लगता है और आपको लगता है यार ये तो बहुत ही समझ आने वाली चीज़ है, इजी है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इसको अप्रिशिएट करने का दिमाग कुछ कुछ लोगों का होता है, और कुछ कुछ लोग इसको समझ सकते हैं इस लेवल तक का कि आप जान सकें कि TQM है क्या। TQM एसेंशियली एक नाम है एक फिलॉसफी का, मेरे नज़दीक एक सोच का। It requires an extremely and well prepared intellectual mind। एक आम दिमाग जो है वो TQM को ना तो उस तरीके से समझ सकता है ना अप्रिशिएट कर सकता है। लोग 2 तरह के होते हैं रिसर्च मेथड्स की बुक्स में जो हम देखते हैं। कुछ लोग होते हैं पॉजिटिविस्ट और कुछ होते हैं पोस्ट पॉजिटिव, यानी कि कुछ लोग जिनका दिमाग नंबर्स के ऊपर खाली चलता है और कुछ लोग हैं जिनका दिमाग नंबर्स पे नहीं चलता, उनका क्वालिटेटिव चीज़ों में, सब्जेक्टिव चीज़ों पे दिमाग चलता है। सीएमएमआई जो इटसेल्फ है वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव चीज़ है, मैं उसको सब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं कहता, लेकिन TQM सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव इसलिए है बिकॉज जब हम बात करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, देन वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग इन एवरी पर्सपेक्टिव इन XYZ सिनेरियो, कुछ भी हो सकता है। TQM का स्टूडेंट बनना एक मुश्किल काम है, इसलिए खासतौर पे अगर आप इसमें रिसर्च स्टूडेंट बन रहे हैं तो बहुत मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? क्योंकि एक तो TQM में बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, जिसकी वजह से आपको नॉलेज कंट्रीब्यूशन, मैंने शायद पिछली दफ़ा भी ये बताया था कि नॉलेज कंट्रीब्यूशन करना बहुत मुश्किल होता। दूसरी बात ये कि TQM का लिटरेचर इतना ज़्यादा अवेलेबल है डिफरेंट ऑथर्स का, लोगों का, कि आपको वहाँ पे भी मुश्किलात होते हैं उसको कंज्यूम करने के लिए। मैं अभी तक कुछ चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ, ये वो चीज़ें हैं इंडिकेटेड जो हम लोगों ने लेक्चर 1 में की थी। मैं थोड़ा सा अब TQM के बारे में बात करूँगा। अभी कुछ चीज़ें हैं जिनका हम आंसर रेडिली नहीं दे सकते, जैसे सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल क्या है। पहले हम नहीं दे सकते थे, लेकिन अब हम क्वालिटी कंट्रोल, सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल के बारे में एक जर्नल सा नो हाउ जान गए हैं कि क्या है। रिलायबिलिटी क्या चीज़ है। जब भी सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी की बात होगी, मुझसे अक्सर लोग आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी जो है इसके ऊपर आप कोई कोर्स रन करेंगे? यहाँ पे आपको एक क्लैरिटी देता रहूं, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी के ऊपर जितनी भी बुक्स पकड़ लें आप, जितनी भी नॉलेज ले लें, अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी के 2 पोर्शंस हैं। नंबर 1, पहला पोर्शन जो है वो कहता है कि आपने रिलायबिलिटी को मेजर करना है। मेजर किस तरह से करना है? MTTF थे, MTTF, मीन टाइम टू फेलियर, मीन टाइम टू फेलियर ऑफ योर सॉफ्टवेयर। आपका सॉफ्टवेयर पहले अब फेल हुआ, 1 घंटे बाद फेल हुआ, अगली दफा फेल हुआ आधे घंटे बाद, तो आपका मीन टाइम टू फेलियर क्या है? 60 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 45 मिनट्स बाद आपका MTTF है। एक तो रिलायबिलिटी के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है मेजर करना। दूसरा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी। उसकी वजह क्या है कि आप सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी अचीव ही नहीं कर सकते जब तक आप उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं करेंगे। क्वालिटी किस चीज की? प्रोडक्ट, प्रोसेस, पीपल, प्रोजेक्ट। तो इन अदर वर्ड्स रिलायबिलिटी इज जस्ट, अगर आप पूरी क्वालिटी पढ़ लें, क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ लें, तो रिलायबिलिटी एक बड़ी छोटी सी चीज रह जाती है कि अब आपने सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को मेजर करना, दैट्स इट।
हमारे नज़दीक रिलायबिलिटी कुछ भी नहीं है, बल्कि एक मेजर है जो कि हमें सिर्फ ये बताता है कि हमारा सॉफ्टवेयर कितना अच्छा चल रहा है पोस्ट प्रोडक्शन या नहीं। तो रिलायबिलिटी के हवाले से इसके अलावा ज़्यादा आपको टेक्स्ट नहीं मिलेगा, ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी। सॉफ्टवेयर मेंटेनेबिलिटी के हवाले से भी मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, जिस तरह ख़ासतौर पर ये मैं दूसरी क्लास में भी यहाँ जिक्र कर रहा था कि ख़ासतौर पर जब हम मेंटेनेंस में आते हैं तो मैंने TOT बेस्ड प्रोजेक्ट के बारे में जिक्र किया, उसको आपने याद रखना। कुछ लोग वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एसेंशियली क्वालिटी कंट्रोल जो है इसका पोर्शन है। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन CMMI लेवल के 3 के ऊपर 2 KPIs के तौर पे आ रहे हैं। तो कोई एक बंदा ये प्रोजेक्ट भी कर सकता है कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में डिफरेंस क्या है और CMMI की वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के हवाले से रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन वो बंदे नहीं कर सकते जिन्होंने पहले वेरिफिकेशन, सर आपने थोड़ा सा वेरिफिकेशन वैलिडेशन पे काम किया, उस पे नहीं, लेकिन वेरिफिकेशन और वैलिडेशन पे आप काम कर सकते हैं। फिर SQL सर्टिफिकेशंस बहुत सी हैं जिसकी ऑन एंड ऑफ में बीच बीच में जिक्र भी करता रहूंगा। लोग ISO की लेते हैं, लेकिन एसेंशियली CMMI की सर्टिफिकेशन सबसे ज़्यादा वैलिड है। डिफरेंट तरह के इंटरनेशनली डिफरेंट तरह के टेस्ट होते हैं, CMMI के ऊपर भी टेस्ट होते हैं। इसके अलावा ISTQB का भी एक टेस्ट होता है जो कि क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से है। PMP का टेस्ट होता है इस चीज़ के लिए, क्या करेंगे। अच्छा, एक और स्टैंडर्ड है जिसको हम ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि हमारे मुल्क में अगर किसी चीज़ की हाइप बन जाए तो हम सिर्फ उतनी ही नॉलेज रखते हैं, जिसका नाम है OPM3। OPM3 क्या चीज़ है जनाब? जी, लेकिन है क्या? OPM3 बना किसके लिए है? जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस की इंप्रूवमेंट के लिए OPM3 बना। OPM3 क्या है? OPM3 भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन ने ही लिखा है, यही इसका लिखने वाले हैं OPM3 का। OPM3 बेसिकली स्टैंडर्ड है जो कि क्वालिटी मैनेजर के लिए बना है ताकि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकें। इन अदर वर्ड्स, हम ये अगर कहें तो कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा कि OPM3 काफी हद तक वही चीज है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसके अंदर आ रहा है, सब पार्ट CMMI के अंदर वो चीज। आप में से कोई बंदा चाहे, एक बंदा खाली एक, वो OPM3 और OPM3 PMBOK और CMMI कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डिसिप्लिन के अंदर डिफरेंसेस को स्टडी कर सकता है कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं और कॉमनैलिटीज़ तो क्या होंगी, यानी कि उस सिलसिले में उसको करना ही पड़ेगा कि पहले उसको OPM3 के बारे में जनरली बताना पड़ेगा, फिर नंबर 2 पे उसको बताना पड़ेगा CMMI के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में, फिर वो बताएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट PMBOK के बारे में। लेकिन अब यहाँ पे ये देखिएगा कि आपकी प्रेजेंटेशन आधे घंटे की होगी और आपने आधे घंटे के अंदर मेरी क्लास को, मैं अगर जब आपको प्रोजेक्ट के लिए टाइम दूंगा, आधे घंटे भी मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ 20 मिनट्स अज्यूम करें। 20 मिनट्स में आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप पूरी क्लास को ये जब सब कुछ समझा दें जो कि मैंने आपको कहा। And it's going to be a tricky job, so don't go for slides, okay? Go for understandability, अंडरस्टैंडिंग कराने की कोशिश करें लोगों की। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट के बारे में अब हमें पता लग गया कि ये क्वालिटी इंजीनियरिंग वालों का काम है। ISO सर्टिफिकेशंस बहुत तरह की शुरू में लोग लेते थे, लेकिन आजकल जो है सॉफ्टवेयर के हवाले से इसका काम नहीं होता। कुछ अगली चीज़ें, इन चीज़ों में हम थोड़ा बहुत और भी जिक्र करेंगे और TQM के हवाले से बात करेंगे। अब क्वालिटी के बेसिकली एसेंशियली TQM की नज़र में 4 इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। एक यूज़र व्यू है कि जो एंड यूज़र जिसने चीज़ इस्तेमाल करनी है उसका व्यू क्या है। हम लोग ज़्यादातर यूज़र व्यू पे फोकस करते हैं क्योंकि हम लोग खाली फेमिलियर टेस्टिंग से हैं और हम लोगों को एंड प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं, इसलिए हम यूज़र व्यू पे फोकस करते हैं। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग व्यूज, यानी कि दौराने अमल जब आप मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उस पर्सपेक्टिव में आप स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक कितना है। तीसरा प्रोडक्ट व्यू है जो प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है। आप इस पेन को इस तरह का भी बना सकते थे, किसी और तरह का भी बना सकते थे, जैसे आप चाहें। तो एक ही प्रोडक्ट, एक ही पेन है, उसका एक व्यू अलग होगा, दूसरा अलग होगा। इसमें और यूजर में फर्क क्या है? यूजर जिसने एंड में चीज इस्तेमाल करनी है उसका व्यू। प्रोडक्ट व्यू कौन बनाता है? प्रोडक्ट व्यू आप बनाएंगे, आपके ख्याल से प्रोडक्ट किस तरह की होनी चाहिए, दैट इज योर व्यू। और वैल्यू व्यू कि कस्टमर किस चीज को वैल्यूएबल कहता है। जैसे हम कहते हैं कि पेन के साथ कैमरे भी आ रहे हैं तो वो कस्टमर एडेडली इन चीजों को वैल्यू करता है। तो TQM
4 तरह के क्वालिटी के एस्पेक्ट्स को एज एन एलूसिव एलिमेंट ट्रीट करता है। IEEE की डेफिनेशन है डिग्री टू विच अ सिस्टम कंपोनेंट और प्रोसेस मीट्स स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट एंड और कस्टमर नीड और एक्सपेक्टेशन। अब आप इस डेफिनेशन को अगर पूरे प्रोजेक्ट पे लगाएं तब भी ये वैलिड है, किसी एक सब प्रोसेस पे लगाएं तब भी वैलिड है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कस्टमर्स इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी। कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में जल्दी बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इस क्लास से एंड बियॉन्ड जब हम लव सॉफ्टवेयर कह रहे हैं तो इसका मतलब खाली कोड नहीं है, उसका मतलब है सॉफ्टवेयर कोड प्लस ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो उसके साथ आएंगे। तो जब हम कहते हैं सॉफ्टवेयर पूरे का पूरा, इसका मतलब है उसकी SRS, SDS, प्रोजेक्ट प्लान, ये तमाम चीजें उसके अंदर हो जाएंगी। Product quality is only one dimension of SQM. Process quality naturally ensures product quality और इसको हम आगे जाके प्रूव भी करेंगे। तो ये स्लाइड में मैं यही कहना चाह रहा हूं कि SQA के जो टर्म SQ है इसको आपने इंटरचेंजेबली अब याद रखना है। SQM हमारा मेन फोकस होगा। आपकी जो बुक है उसके अंदर लिखा है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इज अ सेट ऑफ सिस्टमैटिक एक्टिविटीज प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दैट इज फिट टू यूज। इसको आप एश्योरेंस को क्वालिटी मैनेजमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि इन एक्चुअली पूरे के पूरा सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ सिस्टमैटिक एक्टिविटीज। मैंने सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल क्या है इस पे थोड़ी सी मैंने बात कर दी है और इसको मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, ये जो क्वालिटी कंट्रोल है ना, इसके अंदर ISTQB के मुताबिक बहुत सी एक्टिविटीज हैं, जैसे टेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सी एक्टिविटीज हैं या क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, रिव्यूज हैं, वॉक थ्रूज हैं। इनको हम थोड़ा बहुत टच करके स्टडी करने की कोशिश करेंगे। जितने भी आपके क्वालिटी की सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, चाहे वो ASQ के हों, इसको जरा इंटरनेट से देखिएगा ASQ क्या चीज है, ASQ के हों या किसी और के हों, वो मुख्तलिफ लेवल के हैं। कुछ आपको सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरफ लेके जाते हैं, कुछ आपको सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर टेस्टर की तरफ लेके जाते हैं। डिफरेंट तरह के डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स की सर्टिफिकेशन अलग तरीके की है, कुछ ऑथराइज रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की तरफ लेके जाते हैं। जिस तरह इस्लामाबाद में एक इंस्टीट्यूशन है, शायद आपको उसका नहीं पता, इट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एनालिसिस, IIBA। ये जो है इसका काम है बिजनेस एनालिस्ट आपको बनाता है बेसिकली ये इंस्टीट्यूशन, और इसकी जो ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है वो बिजनेस एनालिसिस के लिए हैं। तो बिजनेस एनालिसिस इज क्वाइट सिमिलर टू जो आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे होते हैं। CST सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 50-60 होंगे, जहां तक मुझे सबसे ज्यादा वर्ल्ड रेनाउंड ISTQB है, यानी कि बाकियों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए, जब हम बात करते हैं ना किसी स्टैंडर्ड को अच्छा कहते हैं तो हम इस चीज़ पे नहीं कि बात करते कि दुनिया के डिफरेंट लोगों का, स्टूडेंट्स का क्या पर्सपेक्टिव है। हमने 2 चीज़ें देखनी होती हैं, एक तो कौन सा स्टैंडर्ड ऐसे है जो सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअली सही बात करता है, एकेडमिकली सबसे अच्छी बात करता है, नंबर 2 डुएबल भी है। तो उस हिसाब से ISTQB सबसे ऊपर है, सबसे बेस्ट है। ISTQB सर्टिफिकेशन आप लोग बड़े आराम से ले सकते हैं अगर आप ट्रेनिंग कर लें उसकी। मेंटेनेबिलिटी के हवाले से मैंने बात की। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में चीदा डिफरेंस आप बताएंगे? इस वजह से कोड की वैलिडेशन होती है। What is the difference between verification and validation? सर, वैलिडेशन आप पहले करते हैं, वैलिडेशन आप किसी डॉक्यूमेंट से मतलब कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप तलहा, आसान सी क्लास को? अभी हमने क्लास बिल्कुल शुरू की है तो इस क्लास को जल्दी से बताने के लिए वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की एग्जांपल दे सकते हैं जर्नल कोई, मसलन ये मार्कर है, इसी की एग्जांपल को लेके आगे चलिए। नो, टेस्टिंग कैन बी वैलिडेशन एंड टेस्टिंग कैन आल्सो बी वेरिफिकेशन, ठीक है? नो, ऐसी बात नहीं है जी। आप लॉगिन के फंक्शन की एक रिक्वायरमेंट है कि लॉगिन का फंक्शन होना चाहिए, दिस इज एन वैलिड रिक्वायरमेंट। देन उसको लॉगिन के फंक्शन में वो क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है लॉगिन का फंक्शन, और जो आपके पास पेज मिल जाती है। सर, एक चीज़ ये कि सपोज आप जब देखते हो कि यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर जो उसने बताई हैं आप अगर उसी को मीन इंप्लीमेंट ठीक तरह से कर रहे हो, ठीक है, एक ये, और दूसरे एक क्या जो उसकी मीन एक तो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को देखना, उनको मीन वेरीफाई करना, क्या इधर के यूजर से जो अपने रिक्वायरमेंट्स पहले वैलिडेशन होती है या वेरिफिकेशन होती है?
वेरीफाई, आई थिंक सो कि वेरीफाई, पहले वेरीफाई करके एंड देन अब आप ऐसा करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओपिनियंस हो चुके हैं, तो ज़रा जाके इसको स्टडी करिएगा कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या है। तला आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर वैलिडेशन पहले वैलिडेशन होती है, ऐसे ना कहें, पहले जाके ज़रा गौर से देखिएगा वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में फ़र्क क्या है। मैं इतना बता दूं, दो काम ज़रूरी होते हैं, दो काम ज़रूरी हैं। एक तो आपने कस्टमर से रिक्वायरमेंट ली, तो सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि जो आप रिक्वायरमेंट कस्टमर से ले रहे हैं, क्या वो वाकई ही कस्टमर की नीड्स को रिफ्लेक्ट कर रही है या नहीं, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरी चीज़ ये कि जो चीज़ आप बना रहे हैं वो उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है या नहीं। अब होता क्या चक्कर है कि अगर आपने जो कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स ली हैं उनमें ही एरर है, तो आप चीज़ गलत बनाएंगे, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाएंगे ना आप तो। और रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग अगर ठीक है, दो चीज़ें सही होनी चाहिए। कस्टमर की नज़र में चीज़ आपकी तब सही होगी जब आपने वही चीज़ बनाई जो उसको चाहिए थी, जो ये ज़रूरी बात। अब होता क्या चक्कर है, आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई जो कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक तो बिल्कुल ठीक बना ली, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की नीड्स को नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि आपका कस्टमर सर्व नहीं हुआ सही तरीके से। तो इस चीज़ को देखिएगा। और यहाँ पे कस्टमर से मुराद इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर दोनों हो सकता। इसका मतलब है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की एक्टिविटी ब्रॉडली, अगर आप CMMI के पर्सपेक्टिव से बात करें तो, या अगर आप खाली SDLC के हवाले से बात करें, तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन टेस्टिंग की टीम बेसिकली लार्जली इन्हीं का काम है, लेकिन हर प्रोसेस को आप वैलिडेट और वेरीफाई कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। TQM के पर्सपेक्टिव से जरा ऊंची लेवल की बात कर रहा हूं मैं, क्या आप वेरिफिकेशन और वैलिडेशन हर चीज को कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपने कोई काम करना है तो उस काम के बारे में आपने जानना है कि अगले की रिक्वायरमेंट क्या है और नतीजतन उस काम के एंड में जो बनेगा क्या वो ठीक है या नहीं। इसलिए ये कहना कि वेरिफिकेशन वैलिडेशन QA कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, ये पर्सपेक्टिव पे डिपेंडेंट होगा। अगर आपका प्रोसेस है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का, तो आपने ये भी देखना है कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है वो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो रहा है, जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक हो रहा है, नंबर एक। नंबर दो, जो प्रोसेस है उसका जो आउटकम है वो चीज़ सर्व कर रहा है जो हमें ज़रूरी है। तो TQM के पर्सपेक्टिव में ज़रा सी ऊपर की बात है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन की, इसको आप जाके देखिएगा। आपके जो मिड टर्म्स आएंगे वो ज़्यादातर उन्हीं बातों से आएंगे जिनको मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊँगा, नंबर एक, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। उन चीज़ों से ज़्यादा मैं मिड टर्म दूंगा जिनके बारे में मैं आपको कहूँगा कि आपने खुद पढ़ना है, ये याद रखिएगा, उनको आपने खुद देखना है और समझना है। सिंस इट्स अ ग्रेजुएट क्लास तो हर चीज़ मैं आपको नहीं करा सकूंगा। तो ये ऑलरेडी आज मैं डिस्कस कर चुका हूं कि CMMI क्या है। TQM इज अ बिगर पिक्चर। बेसिकली TQM जापानीज व्यू पॉइंट है। एसेंशियली अगर आपको याद हो, आज से कुछ साल पहले तकरीबन, इफ यू लुक एट आई थिंक 1970s या 1980s में आपका TQM का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि लोगों ने कहा कि प्रॉपर एज अ डिसिप्लिन इसको रियलाइज़ किया। और ये वो टाइम है जब बहुत से लोग जो TQM के एक्सपर्ट्स थे वो जापान जाके सेट हुए, और हम एसेंशियली कहते हैं कि जापानीज़ जो हैं वो सबसे पहले वो लोग हैं जिन्होंने TQM के प्रिंसिपल के ऊपर काम करना शुरू किया और उस पर अमल दरामद शुरू किया। दुनिया के सबसे हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड किस मुल्क के हैं? जर्मन्स के नंबर 1 पे दुनिया में सबसे हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड इस वक्त जो हैं वो जर्मन्स के हैं, जापान के नहीं हैं। सर्टेनली नॉट एनी अदर कंट्रीज देयर जो कि जर्मन्स के क्लोज भी गुजरे उनके इतने हैं। सर उन्होंने रिसर्च पर ज़्यादा है या कितने? आई थिंक एटीट्यूड की बात है बहुत बड़ी। मेरे घर में क्या कहते हैं, सब कहते हैं कि आप कभी किसी चीज़ की तारीफ नहीं करते, आप हो सकता है हर चीज़ की तारीफ करते हो हैं। तो ये तो एटीट्यूड की बात है, डिमांड की बात है कि कुछ लोगों को चीज़ों का क्वालिटी लेवल कम होता है। तो और फिर इसमें नेशनल पर्सपेक्टिव भी एक बहुत बड़ा है कि आप जिस कल्चर में रह रहे होते हैं उसका इन्फ्लुएंस भी बहुत आप पे मैटर कर रहा होता है। तो इसमें कुछ हद तक कल्चरल स्टडीज़ भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, बल्कि आप में से कुछ लोग जो प्रोजेक्ट्स करेंगे अपने वो कल्चर बेस्ड स्टडीज़ ज़रूर करें। और इस IT कल्चर और कुछ ये जो
टेक्निकल चीज़ें हम पढ़ेंगे, इनके कुछ मिक्सचर से आप लोग प्रोजेक्ट्स निकालने की ज़रूर कोशिश करें। और मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आप इस तरह का काम करें। बिहेवियरल स्टडीज़ और कल्चरल स्टडीज़ जो हैं, इनको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है आईटी के अंदर। अब बहुत बड़े बड़े टॉप क्लास जर्नल्स जो हैं IEEE के, जिनका इम्पैक्ट फैक्टर 9 है या 10 है, उनके अंदर आपको ह्यूमन बिहेवियर या एम्प्लॉय बिहेवियरल स्टडीज़ के ऊपर बहुत काम मिलता। तो TQM जो है क्या कहते हैं, उसमें हमें सेइंग्स मिलती हैं डिफरेंट तरह की लोगों की। एरिस्टोटल जिस तरह कहता है, क्वालिटी इज अ हैबिट, इट्स नॉट एन एक्ट। देयर आर सम पीपल हु आर वेरी क्वालिटी कॉन्शियस। इफ यू कम टू माय होम एंड यू ओपन माय अलमीरा, तो एवरीथिंग इज रेडी। मैं पिछले सेमेस्टर डॉक्टर अब्दुल खालिक के पास गया। मैंने कहा सर मैं बड़ा परेशान हूँ। तो कहते हैं क्यों परेशान हो? मैंने कहा सर मेरे कंपनी के सारे काम हुए हुए हैं, स्टूडेंट्स के सारे काम हुए हुए हैं, लेक्चर सारे मेरे प्रिपेयर्ड हैं, रिसर्च पेपर्स में सारे लिख चुका हूँ, और क्या कहते हैं यहाँ तक कि मेरी अलमारी में सारे कपड़े इस्त्री होके लटके हुए हैं। तो अब आप सोचेंगे ये क्या है, ये तो अपनी तारीफ है। अपनी तारीफ नहीं है बल्कि बदतारीफी है, क्योंकि हो ये रहा है कि आई एम सो ओवर ऑर्गेनाइज्ड इन माय लाइफ कि आई एम ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग। आपको क्वालिटी की डिमांड कितनी है कितनी नहीं, इस पे मैं हमेशा ये कहूंगा कि सबसे पहले जो आपको चीज बताएगी कि आप कितने क्वालिटी कॉन्शियस हैं, कितने क्वालिटी कॉन्शियस नहीं हैं, वो आपका कैबिनेट बताएगी आपको। इफ योर कैबिनेट इज वेरी अरेंज्ड, if you go back home and you tell your wife or kids or you tell your mother or anybody कि यार don't move my things, and they are clean of course, they are clean of course, and don't move my things, because when you move them they never are at the same place जहाँ मुझे चाहिए हैं वो। तो इसका मतलब है आपके अंदर वो क्वालिटी मैनेजमेंट का एक शदीद कीड़ा एग्जिस्ट कर रहा। और ये मैं आपको बताऊं, एवरीबडी कैन नॉट बी अ क्वालिटी मैनेजर। यहाँ पे बिहेवियरल रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, हर कोई नहीं बन सकता। कुछ लोगों को उनका सिंपली ये होता फोकस इस चीज़ पे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पड़ी हुई हर चीज़ की गलती को देख सकें, महसूस कर सकें। इंसानी दिमाग जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। हम सारे राइट हैंडेड क्यों हैं? क्योंकि हम लोगों का लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन जो है वो डोमिनेंट है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उल्टे हाथ से लिखते हैं। जिस तरह ज़्यादातर गोरे जो हैं वो उल्टे हाथ से लिखते हैं अगर आपको बाहर जाने का हुआ, और उनका राइट साइड ऑफ द ब्रेन डोमिनेंट है। आज तक हम इस बात पे मालूम नहीं कर सके कि एशियंस के ज़्यादातर राइट हैंडेड क्यों होते हैं और गोरे ज़्यादातर लेफ्ट हैंडेड क्यों हैं। लेकिन अगर इन स्टडीज़ को आप ज़रा डिटेल में जाके देखें, तो अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो वो आपको बताता है कि लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन जो है उसकी सर्टन एट्रीब्यूट्स हैं जो वो डोमिनेट करता है, और राइट साइड ऑफ द ब्रेन के सर्टेन एट्रीब्यूट्स डोमिनेट करता। जब मैंने इन चीज़ों के ऊपर पढ़ा तो मैं क्वालिटी मैनेजमेंट के हवाले से आपको बताना पड़ता, जिन लोगों का लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन डोमिनेंट होता है जैसे हमारा, वो सिस्टमैटिकली चीज़ें करते हैं, उनको बिगर पिक्चर्स नहीं देख सकते, वो उनको तरीका, उनको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। प्रॉब्लम को पहले स्ट्रक्चर करना पड़ता है, उस स्ट्रक्चर करने के बाद उसको वो सॉल्व कर सकते हैं। जबकि जिन लोगों का राइट साइड ऑफ द ब्रेन डोमिनेंट है वो अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व बेहतर कर सकते हैं। जैसे ज़्यादातर कंपनी के CEOs और एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो लेफ्ट हैंडेड एंड राइट साइड ब्रेन डोमिनेंट है उसकी। आप ज़रूर इंटरनेट पे जाके देखिएगा कि आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन डोमिनेंट है या राइट साइड ऑफ द ब्रेन डोमिनेंट है। इसमें बाकायदा आपको सर्वेज मिलेंगे जिनको आप फिल करें तो आपको बताएगा। और फिर आप ये देखिएगा कि लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन डोमिनेंट होने के कैरेक्टरिस्टिक्स में से कौन कौन से आपके अंदर हैं और राइट साइड ऑफ द ब्रेन के कौन कौन से हैं। तो आपको पता लगेगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, क्वालिटी मैनेजर के होने के तौर पे आपको खुद पता लग जाएगा कि होनी चाहिए है लेकिन आपके अंदर नहीं है। बीइंग क्वालिटी मैनेजर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं, ये इसी डिस्कशन को आगे लेके जाऊँगा। एक क्वालिटी मैनेजर के पास जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो नॉर्मली स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स नहीं होते, वो अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड ये कि उनकी फॉर्म नहीं है। मसलन टाइम डिले हो रहा है, नहीं, टाइम प्रोजेक्ट का डिले होना इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। देयर यू कैन स्ट्रक्चर इट वेल
जाके इंटरनेट पे सर्च मारिएगा कि स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम क्या है और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स क्या है, इसको स्टडी करिएगा। जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्वालिटी वाले के पास जितने प्रॉब्लम्स हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स हैं। देयर इज अ प्रॉब्लम इन एन ऑर्गेनाइजेशन द कॉज ऑफ विच इज अननोन, आपको पता ही नहीं है कि क्या है, तो आपको उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए कुछ लोग बहुत बेहतर क्वालिटी मैनेजर्स बन सकते हैं, कुछ लोग नहीं बन सकते। आगे चल के थोड़ा सा मैं ज़्यादातर चीज़ों की पिछले ये यानी कि जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ इनको पिछले क्या कहते हैं कुछ लेक्चर में, जो पिछला लेक्चर था और इसमें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एक तरह की समरी है। अगर मैं कहीं पे लफ्ज काइजन इस्तेमाल करूंगा तो उसका मतलब होगा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, इट्स द सेम एज ये। और एक चीज याद रखिएगा कि फिश बोन डायग्राम जो है ना, ये आपका पहला टूल है, इसको मैं आगे भी जाके पढ़ाऊंगा, लेकिन ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जो कि आपने स्टार्ट करना शुरू करना है यूज। फिश बोन डायग्राम कुछ इस तरह की चीज है, इट इज नोन एज अ फिश बोन डायग्राम। It can also be known as Ishikawa diagram, क्योंकि जिस बंदे ने इसको इजाद किया उसका नाम इशिकावा है। इसको आप कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें फिशबोन डायग्राम के अंदर आप प्रॉब्लम जो भी है उसको यहां रखेंगे, इस प्रॉब्लम के आप रीजंस निकालेंगे डिफरेंट तरह के, उनको यहां रखेंगे। अब फिशबोन डायग्राम मदद किस में करती है, ये एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर करने में मदद करती है आपको। फिर हर रीजन के ऊपर मजीद उसके रीजंस ढूंढेंगे और प्रेफरेबली आपको 4th से 5th लेवल तक जरूर जाना चाहिए। फिर जब आप ये करेंगे तो आपने ये मालूम करने की कोशिश करना है कि रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम क्या है। तो आपको पता लगेगा कि असल में रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज दिस थिंग, इस चीज की वजह से ये प्रॉब्लम असल में आता है। क्यों? क्योंकि आपको रूट कॉज तक पहुंचना जरूरी है चीजों का। आपको ये जरूरी नहीं है, आप बाज़-औक़ात बहुत दफा कहते हैं यार ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रहा है, इस वजह से भी आ रहा है, इस वजह से भी आ रहा है। इन एक्चुअली ये वो प्रॉब्लम है जो कि इन प्रॉब्लम्स को ट्रिगर अप कर रहा, समझ रहे हैं बात? तो वो प्रॉब्लम जो कि एसेंशियली सबसे कोर प्रॉब्लम होगा और बाकी सब प्रॉब्लम उसकी वजह से हो रहे हैं, दैट इज अ रूट कॉज प्रॉब्लम। इसको आपने इंटरनेट से थोड़ा सा स्टडी करिएगा कि इशिकावा डायग्राम क्या है। आपने करना ही है, आप में से जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनसे मैं रिक्वायर करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जरा एक फिशबोन डायग्राम लेकर आइएगा जिसको आंसर करना चाहिए जो क्वेश्चन यहाँ पे है, that what are the major causes of poor quality of software in your organization। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, अगर आप यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं तो भी ठीक है, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो भी ठीक है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पुअर क्वालिटी के जो है अगर सॉफ्टवेयर आप किसी सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे तो फिर आप इस क्वेश्चन को यूं स्ट्रक्चर कर लें, दैट व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ पुअर क्वालिटी इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो फिर आपका जो एंड क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि सॉफ्टवेयर की पुअर क्वालिटी के क्या रीजन है। तो आप फिर कॉजेज को एनालाइज करिएगा और अगली दफा मैं किसी से भी रैंडमली पूछ सकूंगा ये बात कि अगली दफा तो खैर मंडे है और इसका मतलब है आपको कल में ये काम करना है, ठीक है। तो मंडे को हम इस बात में क्विकली डिस्कस कर सकेंगे, पूछेंगे कि लोग बताएंगे कि उनके रूट कॉजेज क्या निकले हैं। अगर आप फ्रेशमैन स्टूडेंट हैं तो आप क्या कहते हैं अपनी यूनिवर्सिटी जो लास्ट है उसके ऊपर ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि क्या वजूहात है। अब ये जो पोर्शन है इसमें मैं कर ही रहा हूं बेसिकली कि मेरा अपना जो पीएचडी थीसिस था उसके अंदर 13 रिसर्च क्वेश्चंस थे। हर रिसर्च क्वेश्चंस के कुछ नहीं तो 20 से लेके तकरीबन 30-40 तक सब रिसर्च क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरा था उसमें से एक वन ऑफ द सब रिसर्च क्वेश्चन वाज कि पाकिस्तान के अंदर क्वालिटेटिव स्टडी करना
कि क्या प्रॉब्लम्स हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के, उन्हीं को मैं आपके सामने ला रहा हूं और वन बाय वन कुछ चीजें डिस्कस करूंगा ताकि आपको ये पता लगे कि ये प्रॉब्लम्स जनरली आपको आ सकते हैं जब आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रोग्राम कीजिए। सबसे पहले तो प्रॉब्लम है स्पॉन्सरशिप का। स्पॉन्सरशिप का प्रॉब्लम क्या होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सीईओ है, ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, वो आपको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं दे रहा क्वालिटी इनिशिएटिव्स के लिए। इस कंडीशन में आप कभी भी एक क्वालिटी कल्चर नहीं डेवलप कर सकते और लॉन्च कर सकते। नंबर 2, आपकी मैनेजमेंट कमिटमेंट नहीं शो कर रही टुवर्ड्स द क्वालिटी कल्चर, तो आप कभी भी ये काम नहीं कर सकते। याद रखिएगा, इफ समथिंग हैज टू ट्रिगर सम, व्हाट इज क्वालिटी। अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी लाता हूं तो मैं उसका कल्चरल चेंज कर रहा हूं, और किसी भी तरह के चेंज को लाने के लिए चेंज ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर नहीं आएगा। ये बात आप याद रखिएगा। इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड गो डाउन। तीसरी चीज है लोगों का जर्नली ये सोचना कि क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी। लोगों का, एम्प्लॉयज का फियर क्वालिटी मैनेजमेंट स्टाफ से, क्योंकि हो ये रहा है कि बहुत हद तक जब मैं ऑडिट करने जाता हूं मैं देखता हूं जो आपके क्यूए वाले और बाकी क्वालिटी के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं एट्रीब्यूशन करना शुरू कर देते हैं। एट्रीब्यूशन से मुराद ये है, मतलब मैंने बिलाल का ऑडिट किया और मैंने बिलाल का ऑडिट करके कहा कि यार, सबको बताया कि यार देखो बिलाल सही काम नहीं कर रहा। दिस इज नोन एज एट्रीब्यूशन। तो फियर आ जाता है लोगों में, और मैंने देखा है कि जनरली जो इवन मैनेजमेंट होती है वो पुअर क्वालिटी को यूज करना शुरू कर देते हैं अगेंस्ट द एम्प्लॉय। ये भी एक गलत एटीट्यूड है जिसकी वजह से लोग क्वालिटी मैनेजमेंट के स्टाफ से फेयर करते हैं। फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स का ना होना क्वालिटी को इंप्लीमेंट करते वक्त, जब आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट की सपोर्ट ना होना, ह्यूमन, बहुत जरूरी। जब आप आगे जाके पढ़ेंगे तो आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जहां पे आपको डिफरेंट तरह की प्रोक्योरमेंट्स करनी पड़ती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बहुत सी इंप्रूवमेंट्स क्वालिटी की अगर आपने करनी हो, ठीक है, तो आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम्स चाहिए हो सकते हैं, हार्डवेयर चाहिए हो सकती है। यहां तक कि क्वालिटी की टीम ये भी प्रपोज कर सकती है कि भाई तुम्हारे डिपार्टमेंट का जो सेटअप है ना वो इस तरह का है, नॉइजी है, या ये है या वो है। या आप ये भी कह सकती है कि आपके जो सीट्स हैं वो ठीक नहीं है, एनवायरनमेंट ठीक नहीं है किसी तरह का। तो ये क्या होगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स का काम है फिर कि उन्होंने सही करना, तो उनकी सपोर्ट ना होना। ह्यूमन रिसोर्स, इनफैक्ट आपको मजे की बात बताऊं, सीएमआई के बिल्कुल टॉप के ऊपर ना सॉफ्ट एरियाज हैं। सॉफ्ट एरियाज क्या हैं? वो कहता है कि जब टेक्निकल काम तुम सब कर लोगे तो ऊपर के एरियाज में जब जाओगे तो वो कहता है कि तुमने इंप्रूवमेंट लानी है ऑर्गेनाइजेशन के जर्नल कल्चर में। मसलन मैं क्वालिटी मैनेजर हूं और मैं ये देख रहा हूं कि मेरी जो टीम्स हैं वो अच्छा काम इसलिए नहीं कर रही बिकॉज उनको द एनवायरनमेंट इज वेरी नॉइजी, तो आई कैन प्रपोज अ चेंज हियर देन। ओके, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह बाद में फिर बात भी करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स की सपोर्ट ना होना, याद रखिएगा कि आपने अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मैनेजमेंट का कल्चर इनकॉर्पोरेट करना है तो सबसे पहले आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम ह्यूमन रिसोर्स के अंदर क्या चीज है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो तनख्वाह दी जाती है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तनख्वाह के ऊपर जो इंक्रीमेंट्स दिए जाते हैं वो एक सही तौर पे देने चाहिए। नॉर्मली आगे जाके हम इस पे बहुत डिटेल में बात करेंगे। रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये है कि आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें जो मॉडर्न मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, इसको देखिएगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज्यादातर जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होते हैं वो मंथली तो खैर कभी भी नहीं होता, ईयरली या बाय ईयरली होता है, यानी कि 6 महीने बाद, या होता है तकरीबन साल बाद। ये बहुत पुराना और ऑब्सोल्यूट तरीका है अप्रेजल का। परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम क्या कहता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम के बहुत से तरीके हैं, मैं आपको एक तरीका पढ़ा रहा हूं KPIs पे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे जो फोकस करता। ये क्या कहता है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये है, इसके अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है और बाकी डिपार्टमेंट्स हैं।
यहाँ आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसके पास लोग आ रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, इसको मैंने नाम दिया था मैट्रिक्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का, अगर आपको याद हो। ऑल क्लियर एवरीबडी? ओके। अब ये जो बंदा है इसका फंक्शनल मैनेजर ये है और इसका प्रोजेक्ट मैनेजर ये है, ठीक है। इस बंदे का 60% परफॉर्मेंस अप्रेजल ये करेगा और 40% ये करेगा। तो जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है वो इधर से आ रही है। इधर से कैसे आ रही है कि अगर ये ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट का हेड है तो वो क्या करेगा, वो इंश्योर करेगा कि आपके ह्यूमन रिसोर्स के बंदे जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं वो एक तरह से काम करें। तो ए, बी और सी, डी को एक तरह से काम करने की जिम्मेदारी ह्यूमन रिसोर्स वाले की है, फाइनेंशियल मैनेजर का है, और ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर सर्विसेज देंगे बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट। 60-40 की रेशो है, ये नहीं हो सकती, 50-50 नहीं हो सकती, ये 70-30 जरूर हो सकती है। अब हर बंदे को असूलन तौर पे देने चाहिए हैं की KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अब हमारे मुल्क में क्या होता है, आप हाथ करके, हाउ मेनी ऑफ यू डू फिल अ फॉर्म अप्रेजल करने के लिए? फॉर्म कितने लोग फिल करते हैं? जी प्लीज रेज हैंड्स। फॉर्म कितने लोग फिल करते हैं जो काम कर रहे हैं? कोई आपको फॉर्म दिया जाता है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को फॉर्म देता है आपको? ओके। जहां परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है, ये इंतहाई थक्कड़, गलत और बेहुदा तरीका है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। मैं आपको बताता हूं कि चीनियों ने KPIs का सिस्टम किया। चीनी कहते हैं कि अगर जीशान जो है इनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है तो मुझे जीशान को कन्वे करना है कि अगले महीने के अंदर तुम्हारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं। जीशान का परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये हो सकता है कि जीशान ने XYZ मॉड्यूल पूरा टेस्ट करना, नंबर 2 फलान डॉक्यूमेंट XYZ लिखना, ये करना है। 3 इंडिकेटर्स। अगर जीशान महीने के एंड पे इन 3 इंडिकेटर्स को अचीव कर लेते हैं तो आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट कि जीशान जो हैं इनकी स्किल्स क्या हैं, जीशान टाइम पे आते हैं नहीं आते, जीशान ये करते हैं वो करते हैं क्या करते हैं। अगर ये 3 इंडिकेटर्स ठीक हैं तो बस काम खत्म। जब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो ये डिमांड करता है कि हर बंदे का परफॉर्मेंस अप्रेजल हर महीने होगा। हर महीने ये बड़ी मुश्किल बात है, हर महीने। ये कहता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में तमाम एम्प्लॉयज जो हैं, मसलन ए को इधर से और इधर से KPIs मिल रहे हैं। महीना गुजरा इस बंदे का तो इसने इसको और इसने इसको अपने KPIs के नतीजे में बताया कि मैंने KPIs इतने अचीव कर लिए। इन्होंने चेक किया काम और चेक करने के बाद इसको एक नंबर्स दिए। पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को नंबर मिले। अब आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ा, कंप्लीट पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ा। ऑफ कोर्स इसके अंदर और भी कैचेस हैं जिनकी डिटेल में नहीं जा रहा, और आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में रेट करना शुरू कर दिया। 98, 90, 99, 98, 60। ऑफ कोर्स इसमें ये चेक रखना पड़ेगा आपको कि ये एक डिपार्टमेंट है, तो ये ना हो कि ये बंदा और ये बंदा बहुत ज्यादा मार्क्स देता है जबकि ये बंदा और ये बंदा कम मार्क्स देते हैं। इन चीजों का तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। लेकिन आप करेंगे ये कि आप तमाम लोगों को इस तरह से रेट करेंगे, और KPI सिस्टम से पहले आप इन तमाम लोगों को ट्रेन करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ट्रेन करते हैं, और तमाम लोगों को ट्रेन करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए। जब आपने इन तमाम लोगों को इस तरह से रेट कर दिया तो वो ये कहता है, ठीक उसी तरह से जैसे आप सबकी जब मैं ग्रेडिंग करूंगा तो मैं करता ये हूं कि मैं इस चीज का मीन ढूंढ लेता हूं। मीन क्या है? सपोज मेरा मीन 80 है अगर, तो मैं क्या करूंगा कि मैं 80 के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करूंगा, +1 अल्फा +2 अल्फा पे, -1 अल्फा -2 अल्फा पे। जरा जाके देखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस क्या चीज है। अब ये मेरा मीन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा जो यहां पे लोग आ रहे हैं उनकी तनख्वाह को मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से,
इनकी 1.25 से कर दो, इनकी 1.1 से कर दो मे बी, इनकी तनख्वाह 0.5 से कर दो मल्टीप्लाई, और इनको तो तुम बाहर निकाल दो। ठीक है, जब हम इस तरह से काम करते हैं तो होता क्या चक्कर है, हर बंदे की जो सैलरी होती है उसके दो एलिमेंट्स होते हैं, एक फिक्स और एक वेरिएबल। जिस तरह मैं खुद भी जब जेटी में काम करता था, सपोज अगर मेरी फिक्स सैलरी है 80 रुपए और मेरी वेरिएबल सैलरी है 20, तो ये जो 20 है ये मल्टीप्लाई होगी इन फैक्टर से, तो मुझे हर महीने किसी तरह का ऊपर या नीचे पैसे मिला करेंगे बेस्ड ऑन माय परफॉर्मेंस, कि मेरी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है कितनी नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स इसके लिए HRM बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और बहुत अच्छा। जब मैंने जेटी में चाइनीज को देखा कि वो इस तरह का परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम लाए थे, तो हर महीने दे यूज्ड टू बी फायरिंग ऑफ एटलीस्ट 5, 6, 7, 8, 10 पीपल। 1200 की टीम में से 10 बंदे 15 बंदे निकल रहे हैं, जो लोएस्ट थे उनको निकालना ही निकालना। केपीआई का सिस्टम कहता है कि कम से कम साल तक, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन साइज, साल तक तुम बंदे निकालो और बंदे डालो, हायरिंग एंड फायरिंग साल तक करो। जब तुम साल तक हायरिंग फायरिंग करोगे तो उससे होगा ये कि आफ्टर अ ईयर तुम्हारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम बन जाएगी, और फिर तुम डिसकंटिन्यू करो फायरिंग को सर्टेन टाइम के लिए, फिर दोबारा इस प्रोसेस को चलाओ और अपनी ह्यूमन रिसोर्स को इंप्रूव करो। इससे क्या होता है, कंपटीशन फियर्स हो जाता, किसी को कहने की जरूरत नहीं होती कि भाई तुम ये काम करो, इस वक्त करो, उस वक्त करो। लोग खुद ही बैठ के लेट नाइट भी काम करते हैं, कोई किसी को नहीं कहता तुम जल्दी आओ, कोई नहीं कहता देर से आओ। लोगों के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही पैदा होती है। लेकिन अगर एक इमैच्योर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सिस्टम लाया जाएगा तो होगा क्या कि अगर ये बंदा ट्रेन नहीं है तो, और ये बंदा ट्रेन नहीं है, तो इसने इस बंदे को तो नंबर दे दिए 60, जबकि इसने बहुत अच्छा काम किया, और इस बंदे को इसके बॉसेस ने नंबर कम दे दिया, तो ये मारा जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए ट्रीट करें। इस तरह के परफॉर्मेंस सिस्टम के अंदर कोई प्री डिफाइंड फॉर्म्स नहीं होता, हर महीने केपीआईएस के बेस के ऊपर परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जाता है। अब क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि एसक्यूएम जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर हर ऑर्गेनाइजेशन के बंदे के पास होगा, और वो है क्वालिटी पे कैसा काम किया, क्वालिटी वाइज कैसा उसने काम किया। और ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर कौन देगा, ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर हर एक का बॉस देगा, लेकिन बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द क्यूए, बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ दिस टेस्टिंग टीम। ठीक है, तो ये एक बड़ा जरूरी है जिसको आपको डालना पड़ेगा इस चीज के अंदर। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट्स जो होते हैं या इंफॉर्मेशन सिस्टम के डिपार्टमेंट जो हैं, उनकी आपको सपोर्ट चाहिए। ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बेड़ा गर्क करती है, क्या कहते हैं, तमाम आपके इसका एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर डिफाइन ही नहीं सही तरीके से होते हैं, विच में परफॉर्मेंस अप्रेजल ये वही चीज है जो HR की है, और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सही ना होना। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि अगर मैं क्वालिटी पे काम करूंगा तो क्वालिटी का हेड तो प्लीज हो जाएगा, मेरे बॉस का क्या। आपको इस बंदे को यहाँ पे बताने की जरूरत है कि क्वालिटी क्या है। अगर ये बंदा क्वालिटी को अप्रिशिएट नहीं करता तो ये कभी भी नीचे नहीं जाएगी, नेवर। प्रोजेक्ट मैनेजर्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने वाले लोग क्वालिटी को नहीं समझते और बहुत हद तक एक रिडंडेंट एक्टिविटी समझते हैं। कस्टमर्स जो हैं वो क्वालिटी में सिर्फ ये मांगते हैं, बग्स नहीं होने चाहिए। और कस्टमर्स इवन जो ये वाला फेज होता है कॉन्ट्रैक्ट से पहला वाला फेज, जिसके अंदर एक्चुअल में आप सिलेक्शन कर रहे हैं लोगों की, वहां पे मैं देखता हूं कि ज्यादातर जो सिलेक्शन होती है वो कॉस्ट के बेसिस पे होती है, विच मेक्स इट अ बिग प्रॉब्लम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है क्या, कोई बता सकता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्या है? देखें इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है क्या चीज, मैं बहुत आसान, इन्होंने ठीक कहा लेकिन मैं और थोड़ा इजी करके बताता हूं। अगर मैं कहूं कि आप सबको 1 बजे आज आना है और सब 1 बजे आ रहे हैं, तो दिस इज नॉट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन।
इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्या होगी कि मैंने नहीं कहा लेकिन आप सब लोग 1 बजे आ जाएं, हम कहते हैं ये एक हैबिट इंस्टीट्यूशनलाइज है। जैसे जब आप में से कितने लोगों ने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की है? जी, आप में से कितने लोगों ने जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की है उनको एयरपोर्ट से उतरते हुए ये बताया कि हमारे मुल्क में लाइन बनाना जरूरी है? किसी को भी नहीं बताया गया ना। लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इतनी स्ट्रांग है कि आप वहां जाके लाइन ही बनाते हैं। ठीक जब आप पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे आते हैं तो कोई आपको ये नहीं कहता कि लाइन तोड़ना जरूरी है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं लाइन तोड़ ही देते हैं। ठीक है, तो जो क्वालिटी मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं, अगर वो क्वालिटी मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट डिक्टेट कर रहा है तो हम कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपका इंजीनियरिंग प्रोसेस ग्रुप सही होगा SEPG, तो वो बाय डिफॉल्ट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैबिट बनेगी। लेकिन अगर इन्फोर्स्ड चीज होगी तो इंस्टीट्यूशनलाइज कभी भी नहीं हो सकती। डिपार्टमेंट्स की कोहेरेंस ना होना, खास तौर पे पब्लिक सेक्टर के हवाले से इंटर डिपार्टमेंटल कोहेरेंस नहीं होती। क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर्स, पाकिस्तान के अंदर वो इदारे जो कि क्वालिटी की कंसल्टेंसी देते हैं क्वालिटी के लिए, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके एथिक्स बहुत लूज हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्टेंसी देते हैं कि तुमने किस तरह से सर्टिफिकेशन अचीव करनी है। मैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में लगातार जाता रहा और मैंने उनसे कहा कि आपने पैसे देना शुरू किए ऑर्गेनाइजेशंस को कि तुम मैच्योरिटी लेवल अचीव कर लो CMMI पे। एज एन ऑडिटर, जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके उनका ऑडिट कर रहा हूं और अगर वो मुझे कोई आर्टिफैक्ट दिखा देते हैं तो मैं उनको मैच्योरिटी लेवल दूंगा ही दूंगा, मगर मुझे पता होता है कि ये आर्टिफैक्ट नकली तौर पे प्रोड्यूस किया गया या वाकई ही असल में प्रोड्यूस किया। सर्टिफिकेशन क्या चीज है? CMMI आपको ये नहीं कहता कि सर्टिफिकेशन लो, CMMI कहता है अपने आप को इंप्रूव करो इस बुक के मुताबिक। जब तुम अपने आप को इंप्रूव कर लोगे और अगर तुम्हारा जी चाहे तो आके सर्टिफिकेशन ले लो। ठीक उसी तरह से कि अगर मैं पहली जमात में अपने बेटे को ये पढ़ाना शुरू करूं कि बेटा तूने नंबर 1 फर्स्ट पोजीशन लेनी है, तो ये एक अलग बात है। और मैं उसे कहूं कि बेटा यू हैव टू एनहांस योर नॉलेज, सही तौर पे यू हैव टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल कैपेबिलिटी अपनी डालनी है, और फिर अगर तुम नंबर 1 पे आए तो क्या ही बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में मैं जाता हूं और वो मुझसे भी कह रहे होते हैं कि मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, एक ऑर्गेनाइजेशन ब्लू एरिया में है जिनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल इसी बात पे हुआ कि वो मुझे कह रहे कि डॉक्टर साहब आपने हमें 4 महीने में सर्टिफिकेशन करानी है, मैं 4 छोड़ 2 महीने में करा सकता हूँ सर्टिफिकेशन, लेकिन मुझे पता है उस सर्टिफिकेशन का फायदा कुछ भी नहीं है, वो एक कागज का टुकड़ा है, उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई किसी तरह का फायदा नहीं होने वाला। तो इनके एथिक्स पूरे। फिर PSEB को चाहिए है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड को चाहिए था कि लोग ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट प्रोग्राम देता क्वालिटी इनिशिएटिव्स के लिए कि आप अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए 4 कंसल्टेंट्स हायर करें जर्नली। उसने जब पैसे निकाले कि आप CMMI सर्टिफिकेशन के लिए करेंगे तो लोगों ने कहा चलो जी अब हम सर्टिफिकेशन लेते हैं, विद प्रॉब्लम। यूनिवर्सिटीज का रोल ठीक नहीं है जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर और IT एजुकेशन ठीक नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन बहुत मुश्किल से होती है ऑर्गेनाइजेशन में, क्वालिटी प्रैक्टिसेस रिपीट नहीं होती, लोगों का जर्नल एटीट्यूड होता है व्हाई शुड आई फॉलो समवन एल्स। एट्रीब्यूशन की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। फिर जो डेडलाइंस हैं उनसे आपके क्वालिटी के कामों पे, क्योंकि जब आपने डेडलाइन निकाली कि मैं इस डेडलाइन तक आपको काम दूंगा, उस वक्त तो आपने ये सोचा ही नहीं कि क्वालिटी के मुताबिक अगर मैं काम करूं तो मेरी क्या डेडलाइन होनी चाहिए। तो नतीजतन दैट्स अ प्रॉब्लम। वी आर वेरी पुअर इन डॉक्यूमेंटेशन एंड टेक्निकल राइटिंग। वी आर वेरी पुअर इन डॉक्यूमेंटेशन एंड टेक्निकल राइटिंग। वैसे फॉर एग्जांपल आप लोग माशाल्लाह ग्रेजुएट्स हैं, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन? कॉम्प्रिहेंशन क्या चीज है? नहीं, कॉम्प्रिहेंशन होता किस बला का नाम है कॉम्प्रिहेंशन? देखिए ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना। बेसिक ऑफ समथिंग। नहीं सर, एग्जांपल दीजिए। When are you going to say कि this is a poor comprehension and that's a good comprehension? देखिए मैं आपको बड़ी आसान बताता हूँ, एक स्टेटमेंट देता हूँ। Ali is a teacher. The sky is blue.
दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं, मगर दोनों की आपस में कोई तुकबंदी नहीं आ रही। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है कि जब मैं किसी नॉवेल के आखिरी पेज पे पहुंचूं तो मुझे एग्जैक्टली पता हो कि उसके पहले पेज पे क्या लिखा। हैरी पॉटर क्यों सक्सेसफुल है? इसलिए क्योंकि उसकी 7वीं बुक, अगर आप में से किसी ने पढ़ी है जी हैरी पॉटर, किसी ने, अगर आपने हैरी पॉटर आपने अगर पढ़ी है तो आप ये अप्रिशिएट करेंगे कि उसकी 7वें बुक के ऊपर जाके आपको पता होता है कि शुरू से क्या हुआ था। वेरी गुड कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर मैं प्रोसेस लिख रहा हूं, और प्रोसेस छोटे नहीं होते, बहुत बड़े बड़े होते हैं, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का प्रोसेस दिखाऊंगा जो कि 300 पेजेस का है। अगर मैं उस प्रोसेस को पुअर कॉम्प्रिहेंशन के तहत लिख रहा हूं तो बंदा जो पढ़ने वाला होगा वो तो बिल्कुल कंफ्यूज रहेगा कि ये हो क्या रहा, कहां गया। ये चीज आपने अपने इस इवन प्रोजेक्ट के राइटअप में डालनी है। आई डोंट वांट टू सी पुअर कॉम्प्रिहेंशंस, ठीक है। ही लोग लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, ये कहा, इसलिए ये प्रूव है, चलो खत्म बात। ऐसे नहीं, ठीक है। गिव मी गुड कॉम्प्रिहेंशन। फिर प्रोसेस डेफिनेशन और इंजीनियरिंग प्रोसेस की करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग सही क्वालिटी इंजीनियरिंग के लोग नहीं हैं, क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन के लोग नहीं मिलते आपको। क्वालिटी मैनेजमेंट की जर्नल, अच्छी स्किल्स वाले लोग बहुत कम अवेलेबल हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। लोगों का फोकस पीपल पे नहीं होता, प्रोजेक्ट, प्रोसेस और प्रोडक्ट पे होता है। ये मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि ह्यूमन रिसोर्स नहीं अवेलेबल क्वालिटी के लिए। एक और चीज जो मैंने लर्न की वो ये कि जनरली women tend to move towards technical writing and documentation, but men don't in our industry, which is wrong. So हम लोगों ने कुछ जॉब्स को अगेन एसोसिएट कर दिया है जेंडर्स के मुताबिक कि ये डेवलपमेंट का जॉब है तो ये जेंडर्स बेस ज़्यादा मर्द करेंगे और वो औरतें करेंगी। क्वालिटी मैनेजमेंट टीम के लिए कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स जो मुकर्रर किए जाते हैं, सीईओ जो मुकर्रर करता है वो कम होते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेडिकेशन भी कम होती है। लीडरशिप का सही ना होना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिपोर्टिंग हायरार्की सही ना होना, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक ना होना, ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स का ऑर्गेनाइजेशन को पता ही ना होना। अब ये बात बज़ाहिर पढ़ने से लगता है यार लॉन्ग टर्म गोल, अली हसन तो बड़ी ऐसी बात कर रहा है जो कि किताबों वाली बात है, लेकिन मैं आपको जब CMMI के KPA M&A पे लेकर आऊँगा, मेजरमेंट एंड एनालिसिस, तो आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट विजन और मिशन से रिलेट करता है। इनफैक्ट आप इंटरनेट पे जाएं तो आप मेरा एक पेपर देखिएगा, रिसर्च पेपर, आप लिखिएगा IEEE अली हसन और विजन मिशन लिखिएगा तो आपको मेरा एक पेपर मिलेगा जो कि एक केस स्टडी प्रेजेंट करता है एक ऐसे इदारे की जिसके अंदर मिशन एंड विजन की अलाइनमेंट की वजह से, ना अलाइनमेंट की वजह से पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ही तबाह हो गया। So it's a case study. Go back and see and you'll see lot of things. कुछ रिसर्च पेपर्स जो अगर आप मेरे पढ़ना चाहें तो मेरे भी पढ़ सकते हैं IEEE से। यहाँ पे आपको IEEE का एक्सेस भी अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे नहीं पढ़ना चाहते, IEEE के जर्नली कुछ पेपर्स पढ़िए, कंप्यूटर सोसाइटी के पढ़ सकते हैं आप, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सोसाइटी के पढ़ सकते हैं, इनके आप पेपर पढ़िए ताकि आपको पता लगे कि जर्नली पेपर्स किस तरह से लिखे होते हैं। ट्रांसपेरेंसी का ना होना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लोगों का जर्नली कि मैं बेहतर जानता हूं। फिर मैंने देखा है कि अगर क्वालिटी का प्रोग्राम फेल हो जाए, सर्टिफिकेशन फेल हो गई, तो सारे कहते हैं देखो क्वालिटी वालों की गलती है, और अगर सर्टिफिकेशन कामयाब हो जाती है तो सारे कहते हैं देखा हमने काम ही इतना अच्छा किया था, इस वजह से हम पास हुए हैं। क्वालिटी वालों का क्या काम है बीच में? ये भी एक डीमोटिवेशनल प्रॉब्लम है। दिस इज अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट क्लास। देन मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट्स में और भी मुश्किल है। सपोज कर लें कि आपके सामने जो बंदा बैठा है वो सिर्फ चाइनीज जानता है, फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि जब ऑडिटर आएगा तो होगा। मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जब लीड ऑडिटर चुना तो हम लोगों ने लीड ऑडिटर चाइनीज चुना क्योंकि चाइनीज भी थे, तो अकॉर्डिंगली आपको मल्टीकल्चरल इश्यूज का देखना पड़ता। 4 बजे बस फिनिशिंग। फिर क्वालिटी मैनेजमेंट के स्टाफ के क्या कहते हैं करियर्स ना डिफाइन होना, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स उनको ना देना, खाली ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेशन पे फोकस बात कर चुका हूं। लोगों का जर्नली रिएक्टिव होना कि डंडा पड़ेगा सर पे तो काम करेंगे, प्रोएक्टिव एटीट्यूड ना होना।
बिजनेस डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाले अपने आप को बड़ी उस जमा समझते हैं क्वालिटी से। क्वालिटी का ये मानना कि सब्जेक्टिव है। माइक्रो और मैक्रो मैनेजमेंट का ना पता होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। यहां एक दो बातें ये करूंगा। मैं जब अपने करियर में पीक पे गया, सीईओ के बाद मेरी नेक्स्ट पोजीशन डायरेक्टर की थी, तो मैं रात के 9-10 बजे तक काम करता था, लेकिन काम मुकम्मल नहीं होता था। तो मैं अपने एक प्रोफेसर के पास गया और मैंने उनसे पूछा, सर आई एम अनएबल टू फिनिश ऑफ जॉब। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा जी मेरी अपग्रेडेशन हुई है, मेरा काम खत्म नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा तुम कहीं पे माइक्रो मैनेज तो नहीं कर रहे? देयर आई रियलाइज कि मैं माइक्रो मैनेज कर रहा था। तो गिवन दिस, आपको कहीं पे मैक्रो मैनेजमेंट करनी है, कहीं पे माइक्रो मैनेजमेंट करनी है। मैं जरा देख लेता हूं कि आगे कितने रह गए, वरना हम बाद में कर लेंगे। तो इस स्लाइड के बाद का जो पोर्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। यहां तक अपलोड मैं कर चुका हूं, अगली दफा ये पढ़ने के बाद इसके बाद आगे शुरू करेंगे। जी ग्रुप्स पे अपलोडेड है, इनविटेशन आपको जा चुके हैं। अगर आपके अभी के क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हों तो उनको लिख के लाइएगा और हम उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइम कुछ इक्का दुक्का चीजें और मुझे आपसे डिस्कस करनी है, उसके बाद हम लोग फॉर्मली केपीएस पे आके उनको स्टडीज करना शुरू कर देंगे। सो देयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद स्लाइटली डिफिकल्ट जॉब। ओके, दैट विल बी ऑल जी, थैंक यू।